जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 19। आज के लेक्चर में पहले होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और आज ही के लेक्चर में हम क्लास में एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें एक फार्मूला है, थोड़ा सा फार्मूला समझने वाला है, तो उस फार्मूला को भी सीखेंगे और फिर उस फार्मूला की बेस पे एक पास पेपर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। कोई प्रॉब्लम? प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम असाइनमेंट किया आपने? कितने स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट किए? हाथ उठाइए, शाबाश। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 2। रिक्वायरमेंट देखते हैं, इसको डिस्कस बहरहाल कर लेते हैं हम। रिक्वायरमेंट में दो रिक्वायरमेंट्स है। कैलकुलेट लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल एज्यूमिंग 365 डेज, यानी डाटा टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो माइनस क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, डेज में कैलकुलेट करना है। लिस्ट एक्शन दैट द मैनेजमेंट ऑफ एनटीएम माइट टेक टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द साइकिल, यानी कोई भी आंसर आए हमने उसे ये चाहे ऑलरेडी रिड्यूस क्यों ना हो रहा पिछले साल की निस्बत, हमने उसे फर्दर स्ट्रेटजी बतानी है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल को कैसे मजीद रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि जितना वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होगा, कम होगा, उतना ही बेहतर है। सबसे पहले रेशियोज कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छा, इसमें चूंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड, तो हमें 5 रेशियोज कैलकुलेट करनी है। रॉ मटेरियल का फार्मूला क्या होगा? रॉ मटेरियल बैलेंस डिवाइडेड बाय टोटल परचेजेस। जी टोटल परचेजेस क्या है? ये परचेजेस, उसने कैश और क्रेडिट में ज़्यादा बाइफर्केशन नहीं दी, अज्यूम करेंगे कि सारी की सारी क्रेडिट है, मल्टीप्लाइड बाय 365। वर्किंग प्रोसेस के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? वर्किंग प्रोसेस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाइड बाय 365, और फिनिश गुड के लिए डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 365। अच्छा, रॉ मटेरियल में और फिनिश गुड में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्किंग प्रोसेस में मुझे बताइए कि फार्मूला है वर्किंग प्रोसेस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड उसमें नहीं दी हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे या कि उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट गुड्स सोल्ड प्रॉक्सी के तौर पे ले लेंगे। ठीक है, बजटिंग के क्वेश्चन में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्पस अमाउंट्स की कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि अल्टीमेट पर्पस है स्ट्रेटजी डिसाइड करना। तो स्ट्रेटजी आप जाहिर है थोड़ी बहुत अमाउंट चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रिड्यूस करना है हमने तो जो भी अमाउंट हो, जैसे आपको बताया था 2 टाइम से इंक्रीज हो या 3 टाइम से, है तो बहरहाल इंक्रीज, और हमारी स्ट्रेटजी होगी कि इसको डिक्रीज करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट्स कैलकुलेट नहीं करनी, जो गिवन है उन्हीं को यूज करते हुए रेशियो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, डाटा टर्नओवर रेशियो में क्या फार्मूला है? रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, और पेबल्स में क्रेडिटर डिवाइड बाय परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। किसी ईयर में कोई प्रॉब्लम? रेशियोज कैलकुलेट हो गई। अच्छा, अब बताइए, उसको कह रहा है कि इसको रिड्यूस कैसे करना है, तो वो रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो को रिड्यूस कैसे करना है, हर एक को उसने अलग अलग बताया या कंबाइंड स्ट्रेटजी बताई है सबकी? हर रेशियो की अलग अलग स्ट्रेटजी है, डेटर की अलग स्ट्रेटजी होगी, क्रेडिटर की अलग स्ट्रेटजी होगी। कर ली, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी रेशियो को आप डिस्कस करना चाहते हो? सब ठीक है? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट कंसेप्ट है अदर कंसेप्ट्स। कुछ और वर्किंग कैपिटल रेशियोज हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे वो टेस्ट कर सकता है। कुछ और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड रेशियोज क्या है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला क्या? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अगर इन दोनों फिगर्स को हम नेट कर लें, लेस करें, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल। और अगर डिवाइड कर दें, करंट रेशियो। अच्छा, और क्विक रेशियो क्या होती है? करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर दें तो करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि क्विक रेशियो का मतलब ये है क्विक एसेट, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री को क्विक एसेट भी कहा जाता है। क्विक एसेट इसलिए कहा जाता है कि ये वो एसेट्स हैं, अगर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड 0 भी हो जाए ना, इसके बावजूद आपके पास कितने एसेट्स हैं कि आप लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं अपनी, ये क्विक एसेट होते हैं। क्विक एसेट ऐसे एसेट्स जो कि इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सके, तो जैसे कैश है, बैंक्स है। ठीक है, हाँ, अकाउंटिंग में आप इसमें प्री पेमेंट्स को भी लेस किया करते हैं, प्री पेमेंट्स भी लेस होती हैं, लेकिन चूंकि फाइनेंस में आपको होता है प्री पेमेंट्स या अक्रूवल्स एक बड़ा एलिमेंट नहीं होता, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करते। उसके बारे में कोई बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी मेकिंग करने की जरूरत है इन्वेंट्री के केस में, डेटर्स के केस में, क्रेडिटर्स के केस में, ये आपके मेजर आइटम्स होती हैं।
फाइनेंसिंग के हवाले से बैलेंस शीट में। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है? वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। अच्छा, इसमें ये जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है इसको जरा टिक लगाइए। वैसे तो इस रेशियो की एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इस रेशियो से एक कंसेप्ट हमें समझ में आता है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, जो कि आज के लेक्चर का सबसे अहम कंसेप्ट है कि क्या ये रेशियो आपको क्या बता रही है कि क्या वर्किंग कैपिटल में और सेल्स में कोई रिलेशनशिप होता है? ये बताइए मुझे, क्या रिलेशनशिप होता है? भाई होता है, इसीलिए तो उसने रेशियो कैलकुलेट करवाई है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो उसने कैलकुलेट करवाई। क्या डेटर और सेल में रिलेशनशिप होता है? बिल्कुल होता है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करवाई। क्या क्रेडिटर परचेज में रिलेशनशिप होता है? बिल्कुल होता है। तो जब आपको वर्किंग कैपिटल रेशियोज कैलकुलेट करवा रहा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल में और सेल्स में रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है? कि जैसे जैसे सेल इंक्रीज होगी आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। अगर आप बिजनेस में सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। एग्री करते हैं कि नहीं? टू इंक्रीज सेल्स वी नीड वर्किंग कैपिटल। सेल्स बढ़ानी है आपको इन्वेंट्री ज्यादा स्टोर करनी पड़ेगी। हो सकता है दूसरी शॉप भी रेंट पे लेनी पड़े। अगर सेल्स बढ़ानी है आपको क्रेडिट सेल ज्यादा करनी पड़ेगी, या जो क्रेडिट पीरियड है वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को बाय करें। तो क्या एग्री करते हैं? टू इंक्रीज सेल्स वी नीड टू इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। इसको लिख लें, ये अहम कंसेप्ट है। बज़ाहिर दिखने में छोटी सी बात है, लेकिन इसी को हम कैलकुलेशन के जरिए से सीखने जाएंगे आज। सेल्स को बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है, टोटल सेल्स, बिल्कुल टोटल सेल्स, वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब क्वांटिफिकेशन इसकी सीखेंगे। कंसेप्ट सीख लिया हमने, क्वांटिफिकेशन सीखेंगे। क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या है कि कितनी सेल बढ़ाने के लिए कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, आपने मुझे इसको ट्रू और फॉल्स करना है। ट्रू और फॉल्स करना। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, इसलिए मुझे 10 लाख रुपए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सोच के जवाब देना है। कितने स्टूडेंट का ख्याल है ट्रू, कितनों का ख्याल है फॉल्स? भाई फॉल्स क्यों है? हाँ, इतनी अमाउंट तो ओनर खुद भी इन्वेस्ट कर सकता है। या चलो इतनी ना सही, कुछ ना कुछ तो खुद भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो वो खुद इन्वेस्ट करता है वो बारो करने की जरूरत नहीं है। यानी यूं कह लीजिए कि मुझे अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत तो है, लेकिन वो फाइनेंस इंटरनली भी अरेंज हो सकता है, एक्सटर्नली भी अरेंज हो सकता है। मुझे जितने पैसों की जरूरत है पहले मैं देखूंगा मेरे इंटरनल सोर्सेज से कितने पैसे अरेंज हो रहे हैं। जितने पैसे इंटरनल सोर्सेज से अरेंज हो रहे हैं वो ठीक, जो डिफरेंस होगा वो मैं एक्सटर्नल सोर्सेज से अरेंज करूंगा। बताइए क्या इस कंसेप्ट से एग्री करते हैं? बिल्कुल। तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या ये पूरा एक समझ लीजिए लॉ है। जैसे इकोनॉमिक्स में आप लॉ पढ़ते थे ना, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस इंक्रीज करे डिमांड क्या होती है? कम होती है। तो प्राइस और डिमांड, तो ये समझिए ये फाइनेंस का लॉ है, लॉ ऑफ वर्किंग कैपिटल कह लें इसको। क्या कहा नहीं हुआ, मैं वैसे यूं ही कर, लॉ ऑफ वर्किंग कैपिटल। लॉ ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है? सेल्स को बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। और जाहिर है अगली बात आपको पता ही है, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए पैसा लाना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगी। वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है। वर्किंग कैपिटल में सेल्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये आपको बता रहा फार्मूला। डन जी। चलिए अब आगे दो तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे।
एग्जाम लेवल के क्वेश्चन कितनी तरह के हैं? 2 तरह के हैं। जो आगे बाकी एक एग्जाम लेवल का क्वेश्चन हमने कर लिया इस चैप्टर में, टोटल 3 तरह के एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। नंबर 1, आपसे वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कीजिए और स्ट्रेटजी बताइए, जैसा आपको कल होम असाइनमेंट दी थी। दूसरा, अब बाकी 2 तरह के क्वेश्चन है, टाइप 2 टाइप 3। एक है निस्बतन आसान, एक है निस्बतन मुश्किल। पहले कौन सा सीखे? मुश्किल। कितनों का ख्याल है पहले आसान सीखे, कितनों का ख्याल पहले मुश्किल सीखे? तकरीबन 50-50 है। चले पहले मुश्किल सीखते हैं, कोशिश करते हैं। जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 है ये है आसान। इसमें मैं आपको बता देता हूं तरीकाकार क्या होता है। इसमें करते ये हैं, अभी आपने क्या सीखा है कि अमाउंट्स दी हुई हैं, उससे रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। भाई डेटर्स की अमाउंट दी है, सेल्स की अमाउंट दी है, रेशियो कैलकुलेट करो। ये समझ गए आप? यहां पे क्या करेंगे हम? रिवर्स वर्किंग के रेशियोज अगर दी हुई है, रेशियोज दी हुई है, आपने डेटर्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। रेशियोज दी हुई है, इन्वेंटरी की अमाउंट कैलकुलेट कर। भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सिंपल इक्वेशन लिखें, 2 वेरिएबल गिवन है, तीसरा वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला नहीं छेड़ना। जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो अगर वो दे दे, तो फार्मूला का डेटर्स डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 365। अगर वो आपको डेटर और सेल की इंफॉर्मेशन दे दे, आप टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको टर्नओवर रेशियो और सेल्स की फिगर दे दे, डेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ उसने कैलकुलेशन आपको बताई है कि रेशियोज कैलकुलेट। इफ रिसीवेबल बैलेंस इज 3 मिलियन, आप खुद भी कैलकुलेट करके देखें। रिसीवेबल बैलेंस 3 मिलियन है, एवरेज कलेक्शन पीरियड 90 डेज है, सेल्स को फाइंड आउट करें। ठीक है, कितना कैलकुलेशन किया आपने? शाबाश। तो अच्छा मुझे बताइए, अगर सेल्स हो 24.34 तो रिसीवेबल कितने होंगे? बाकी डाटा सेम। सेल्स है 24.37। क्वेश्चन यू बन गया कि इफ सेल्स इज ₹24.34, 24 पॉइंट, यानी डबल कर दिया सेल को। क्वेश्चन को मैंने चेंज किया ना। इफ सेल्स इज 24.34 मिलियन एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 90 डेज, तो रिसीवेबल कितना होगा? 6 मिलियन। क्लियर हो गया? कैलकुलेशन करनी आ गई। यानी कंसेप्ट क्या बना हमारा? इन शॉर्ट कंसेप्ट ये बना, कैलकुलेशन करने के बाद जो कंसेप्ट सीखा हमने कि अगर 3 चीजें हैं, कलेक्शन पीरियड, सेल्स और डेटर, इन 3 में से कोई सी 2 गिवन हो, हम तीसरी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल। तो ये चूंकि थोड़ा आसान था, मैंने कहा जरा मुश्किल कर लें। मुश्किल चीज को पहले करने, आपने नोट किया वैसे कि फाइनेंस में, हालांकि नॉर्मली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मैं ज़्यादातर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन एमएफए में थ्योरी भी है और फाइनेंस भी है। मैंने पहले 3 चैप्टर फाइनेंस के करवाए, बस एक तो थ्योरी का ही था तकरीबन, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लेकिन है वो भी ऑफिशियली फाइनेंस के पोर्शन में। पहले मैंने फाइनेंस शुरू करवाया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। थ्योरेटिकल में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस, तो जो टॉपिक आप अपने सेशन में पहले कर लेते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए आज हालांकि इजी भी था, मुश्किल 2 टॉपिक थे मैंने सिलेक्शन करने थे। मैंने किसकी सिलेक्शन की? नहीं सकता मुश्किल, क्योंकि आज हो सकता है 70% समझ आए, कल फिर प्रैक्टिस करेंगे तो कमी पूरी हो जाएगी, 2 लेक्चर हमें मिल जाएंगे। मतलब कल इजी भी कर लेंगे, डिफिकल्ट भी दोबारा एक और क्वेश्चन कर लेंगे। वरना अगर आज इजी करते तो कल डिफिकल्ट, परसों फिर नए चैप्टर पे मूव करना पड़ता। समझ रहे हैं? तो पहले अच्छा इतना डिफिकल्ट है नहीं, मैंने कंपैरेटिवली बोला है, थोड़ा सा है भी, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बहरहाल इतना मुश्किल भी नहीं है। स्टार्ट करें। सीखने जा रहे हैं कैलकुलेट एडिशनल फाइनेंस टू इंक्रीज सेल्स। कंसेप्ट पहले सुन लीजिए।
पहला कंसेप्ट, सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, फाइनेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले सिर्फ फाइनेंस टू इंक्रीज सेल, इसके ऊपर फोकस करें। एग्री करते हैं? सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। क्यों ज्यादा पैसों की जरूरत होगी? क्योंकि सेल्स और वर्किंग कैपिटल में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सेल ज्यादा करनी है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर आगे नोट कीजिए, उसने ये नहीं कहा कैलकुलेटिंग फाइनेंस टू इंक्रीज सेल्स। क्या बोला? कैलकुलेट। इसमें लफ्ज एडिशनल बहुत अहम है। लफ्ज एडिशनल पता है क्या हिडन मीनिंग है इसके अंदर? कि जब आपने सेल इंक्रीज करनी है ना, उसके लिए आपको फाइनेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, जितनी सेल इंक्रीज करनी है उतना फाइनेंस नहीं। इसलिए कि कुछ फाइनेंस ऐसा होगा जो आपके इंटरनल सोर्सेज से अरेंज हो जाएगा, और जो इंटरनल सोर्सेज से अरेंज ना हो सके वो एडिशनल फाइनेंस आप बारो करने जाएंगे। बारो करने के लिए टोटल फाइनेंस नहीं जाएंगे, बारो करने के लिए कौन सा फाइनेंस बारो करने के लिए जाएंगे? एडिशनल फाइनेंस। नहीं समझ आई? एग्जांपल से समझ। फर्ज कीजिए कहता है आपकी करंट सेल है 10 रुपए, और 1 रुपये सेल बढ़ाने के लिए 1 रुपया वर्किंग कैपिटल चाहिए। जरा एग्जांपल गौर से, कंसेप्ट वही है जो एग्जाम लेवल का है, सिर्फ फिगर्स जो हैं वो नंबर्स में स्मॉल यूज कर रहा हूं। 1 रुपया सेल बढ़ाने के लिए 1 रुपया वर्किंग कैपिटल चाहिए। करंट सेल है हमारी 10 रुपए, हमने इसको बढ़ा के 15 रुपए करना है। अभी करंट सेल कितनी है? 10। तो बताया नहीं उसने, लेकिन अंडरस्टूड है वर्किंग कैपिटल भी उसी हिसाब से होगा, 10 ही होगा। यानी करंट सेल को जितना वर्किंग कैपिटल चाहिए उतना वर्किंग कैपिटल हमारे पास है कि नहीं है? है। इसलिए तो सेल्स हो रही है। ये चीज करंट सेल 10, वर्किंग कैपिटल उसका पूरा है। सेल बढ़ा के हम अगले साल करना चाहते हैं 15, हमें वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 5 यानी सिर्फ एडिशनल सेल के लिए जो चाहिए, या टोटल 5 चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर से 1 सेल बढ़ाने के लिए 1 रुपया वर्किंग कैपिटल चाहिए। करंट सेल 10 है, बढ़ा के 15 करना चाहते हैं, हमें वर्किंग कैपिटल मजीद कितना चाहिए? 5। ये कैलकुलेशन कर ली, आगे चले। क्या सारे का सारा वर्किंग कैपिटल बैंक से लोन लेके नहीं, पहले खुद से इंटरनल सोर्सेज से अरेंज करें। इंटरनल, जब मैं ये कहता हूं इंटरनल सोर्सेज से फाइनेंस अरेंज करें, इससे क्या मुराद है? रिटेन्ड प्रॉफिट। इससे क्या मुराद है? क्या इस साल के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिटेन होगा? इस साल के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिटेन होगा। अच्छा, अब जरा कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स करूं। एडिशनल सेल है 5 रुपए, आपका जो रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो वो है 40%, और रिटेंशन रेशो है 80%। समझ रहे हैं? इमेजिन करें, मैं परेशान नहीं ना, कंसर्ट 10 सेल से जाना 15 पे, एडिशनल सेल कितनी? 5। अब मैं ये देखना चाहता हूं इस एडिशनल 5 रुपए की सेल करूंगा, मेरे को कोई प्रॉफिट आएगा ना? वो बिजनेस में मेरे को कितना प्रॉफिट आएगा, मैं वो कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैंने आपको 5 रुपया बताया एडिशनल सेल होगी, फिर इसमें मैंने आपको बताया कि नेट प्रॉफिट रेशो कितनी होगी, फिर मैंने बताया कि रिटेंशन रेशो कितनी होगी। तो बताइए क्या इस फिगर से कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको अपने इंटरनल सोर्सेज से कितना प्रॉफिट मिल जाएगा? मिल जाएगा, बिल्कुल। अब मैं फिर से सोचे, फिर से कॉम्प्लेक्स है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बार बार चलेंगे, कंसेप्ट जहन में बैठ जाए। 0 से शुरू करें। हमारे इस साल 10 रुपए की सेल हो चुकी है, 1 रुपया सेल बढ़ाने के लिए 1 रुपया वर्किंग कैपिटल चाहिए। हमारा टारगेट है 10 से 15 पे जाना है। फौरी तौर पे आपके जहन में सवाल जवाब ये आएगा कि बस ठीक है 5 रुपए सेल बढ़ा रहे हैं, 5 रुपए वर्किंग कैपिटल, बैंक से लोन ले लो। अहम चीज ये है कि सारे का सारा बैंक से लोन नहीं लेना, हमारे अपने इंटरनल सोर्स से जो जनरेट होगा पहले वो अरेंज करेंगे, डिफरेंस बैंक से लोन लेंगे। ये अहम कंसेप्ट है पहला। अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि कैलकुलेशन कैसे होगी।
तो ये कंसेप्ट है कि हमारा इस साल का जितना प्रॉफिट होगा हमारा मतलब जो कमिंग ईयर का जिसका हम ये हिसाब किताब लगा रहे हैं, जितना प्रॉफिट होगा उसमें से जितना रिटेन्ड हो जाएगा वो इंटरनल सोर्सेज से है, बाकी बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे। अब अगर हमारा कमिंग ईयर का जिसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं टोटल सेल्स है 15 रुपए, क्या इसमें कुछ प्रॉफिट होगा? 15 रुपए सेल है, एनपी रेशियो है 40%। 15 रुपए क्या है? सेल्स है, नेट प्रॉफिट रेशियो है 40%। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 6 रुपए। लेकिन इसमें कुछ डिविडेंड भी पे करना है, 20% पे किया, 80% रख लिया। अब समझिए इसको 4.8 क्या बता रहा है? 4.8 आपको बता रहा है अगले साल में 4.8 आपको इंटरनल सोर्सेज से ही रेंज हो जाएगा, इसका लोन लेने की जरूरत नहीं है। अब लोन हमें कितना लेना है फिर? 0.2। ये चीज समझ आई? फिर से देखें, कैलकुलेटिंग एडिशनल फाइनेंस टू इंक्रीज। आइंदा कभी ये हेडिंग आए ना तो आपके जहन में पूरी कैलकुलेशन घूम जाए। कैलकुलेटिंग एडिशनल फाइनेंस टू इंक्रीज सेल, क्या कह रहा है फार्मूला? एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड क्या कह रहा है? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जितना वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज चाहिए माइनस प्रॉफिट रिटेन्ड, वो आपको एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड है। टोटल फाइनेंस रिक्वायर्ड नहीं बोला, एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड। मजीद कितना चाहिए? तो कितना चाहिए? जितना टोटल वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज चाहिए, जितने रुपए इंक्रीज चाहिए वर्किंग कैपिटल में, उसमें से प्रॉफिट रिटेन्ड लेस कर देना है। प्रॉफिट रिटेन्ड यानी हमारी एग्जांपल में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 5 रुपए था और जो प्रॉफिट रिटेन किया वो 4.8, एडिशनल कितना चाहिए? 0.2। क्लियर हो गई ये बात? ये क्लियर हुई कि तो मुझे ओके करें, इसको 2-3 दफा पढ़ें, सिर्फ ये फार्मूले का ऊपर वाला हिस्सा भी नीचे नहीं जाना। समझ आ गई तो टिक करें, मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलूंगा। नहीं समझ, कोई उसूली इख्तलाफ है तो पूछ लें। हाँ वो अभी बताता हूँ, डिटेल कैलकुलेशन अभी। करें स्टार्ट? पहला उन्होंने कहा सर ये प्रॉफिट रिटेन्ड, सवाल पूछे प्रॉफिट रिटेन्ड कैसे आया? प्रॉफिट रिटेन्ड के नीचे कैलकुलेशन देख लें, वेयर प्रॉफिट रिटेन्ड इज इक्वल टू टोटल सेल। ये टोटल सेल है नेक्स्ट ईयर की, जिसकी हम कैलकुलेशन कर, जो गुजर गया उसकी नहीं, यानी जिस साल 10 रुपए सेल थी उसकी नहीं, जिसकी 15 साल अगले साल की अरेंजमेंट कर रहे हैं। टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट रेशियो, जब नेट प्रॉफिट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट 6। और फिर उसके बाद रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो क्या है? जितने % रिटेन करते हैं। ये हमने शायद कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था, एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, एक होता है रिटेंशन रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो प्रॉफिट का कितने % डिविडेंड दे देते हैं, रिटेंशन रेशियो प्रॉफिट का कितने % बिजनेस में रिटेन करते हैं। ये किस कंसेप्ट में यूज किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? ग्रोथ निकालने के लिए। प्रॉफिट रिटेन्ड कैसे कैलकुलेट करना समझ आए? अच्छा मुझे बताइए, प्रॉफिट रिटेन्ड में टोटल सेल होनी चाहिए कि एडिशनल सेल 5 रुपए? 15 होनी चाहिए कि 5? 15 होनी चाहिए, यानी टोटल होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें टोटल से मिलेगा, प्रॉफिट सिर्फ इंक्रीज सेल से थोड़ी मिलेगा। ये जहन में रखना, टोटल को अंडरलाइन करके टिक कर लें। अगर ये फार्मूला समझ आ गया तो ओके करें, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ, इसमें जो प्रॉफिट है ये फॉरकास्टेड वाले का कर रहे हैं, यानी जो अगले साल हमारा प्लान है उसका, जो गुजर चुका है उसका नहीं। हाँ ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा इन्होंने। अगर समझ आ रहा है कंसेप्ट तो मैं एडिशनल या प्रैक्टिस की बात बताता हूँ, वरना नहीं बताऊंगा। अभी तक समझ, इन्होंने कहा सर ये जो प्रॉफिट होएगा एंड पे,
और रिटेंशन, रिटेन्ड प्रॉफिट एंड पे। सेल हमने करनी शुरू में, वर्किंग कैपिटल चाहिए शुरू में, तो ये तो मिसमैच हो गया टाइमिंग का। याद रखिएगा कंसेप्ट, प्रॉफिट कैलकुलेट एंड पे होता है, प्रॉफिट आना पहले दिन से शुरू हो जाता है। जिस दिन आप पहली सेल करते हैं ना, आपके बिजनेस में प्रॉफिट उसी दिन आ जाता है कैश की शक्ल में। कैलकुलेट एंड पे करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है प्रॉफिट हो नहीं रहा, समझ रहे हैं? तो आपको अगर जितने पैसे चाहिए, वो पैसे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट में चाहिए, लेकिन आपको जो सेल और वर्किंग कैपिटल नीड है ना, ये साथ साथ मैच होती जाती हैं। कैलकुलेशन हम एंड में करते हैं जाके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आपका, जैसे अगर आपने आज जो सेल की है ना, तो जो उससे आपको कैश वसूल हुआ है वो आप अगली इन्वेंट्री परचेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि पहले सिर्फ सेल करते जाएंगे और एंड पे इकट्ठी परचेज होगी। ऐसे सारी सेल भी साथ साथ चलती रहती है, परचेज भी साथ साथ चलती रहती है, वो सारी बैलेंस हो जाती है, वो बेफिक्र रहें, प्रैक्टिकली बैलेंस हो जाती है। प्रॉफिट रिटेन समझ आ गया? फिर से सेल बढ़ाना चाहते हैं हम, अल्टीमेट टारगेट हमारा क्या है? सेल बढ़ानी है, बाकी सारे मसले उसके बाद है। सेल बढ़ानी है, हम देख रहे हैं हमारे पास कितना पैसा हमें चाहिए। सेल बढ़ानी है, टू इंक्रीज सेल वी नीड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करेंगे कितना चाहिए। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके कितना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? देखेंगे इनमें से कितना वर्किंग कैपिटल हमें इंटरनल सोर्सेज से मिलेगा, कितना बैंक से बारो करना पड़ेगा। इंटरनल सोर्स से कितना मिलेगा? प्रॉफिट रिटेन, और जो बाकी जो डिफरेंस है वो एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है जी, प्रॉफिट रिटेन आपको पता चल। इंक्रीज इन, ये फार्मूला अगर आपको समझ लग गई ना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये फार्मूला जहन में आपने अगर आंसर शीट पे लिख दिया ना, क्वेश्चन आपका निमट जाएगा। और ये फार्मूला जहन में नहीं आया, क्वेश्चन फंस जाएगा। फार्मूला से एग्री करते हैं, एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जितना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज चाहिए माइनस प्रॉफिट रिटेन। अच्छा, अब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा? यहां पे देखिए, एडिशनल सेल मल्टीप्लाई बाय एडिशनल वर्किंग कैपिटल परसेंटेज। क्वेश्चन में परसेंटेज में देगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, एक सेल बढ़ाने के लिए 1 रुपया चाहिए, तो क्वेश्चन में पता क्या करेगा? सेल्स बढ़ाने के लिए 100% से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, एक के लिए एक। अच्छा, और अगर कहे सेल्स बढ़ाने के लिए 150% से इंक्रीज करनी पड़ेगा वर्किंग कैपिटल, 1.5। अच्छा, अब सुनिए आखिरी सवाल। टू इंक्रीज सेल, डेटर्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 60%, इन्वेंट्री विल बी इंक्रीज्ड बाय 70%, एंड क्रेडिटर विल बी इंक्रीज्ड बाय 50%। नहीं, 60 प्लस 70 प्लस 50, 60 प्लस 70 माइनस 50 प्लस 50 नहीं, क्योंकि क्रेडिटर माइनस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ 60 प्लस 70 130% माइनस 50 80%। एक सेल इंक्रीज करने के लिए वर्किंग कैपिटल उसका 80% चाहिए। समझ रहे हैं? विजुअलाइज कीजिए, अभी चीजें हल्की ग्रे एरिया में होंगी क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, लेकिन वर्किंग कैलकुलेशन समझ आ रही है। सेल्स बढ़ानी है, वर्किंग कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। पहले तो ये देख लेना कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए भाई। वो उसने क्वेश्चन के अंदर बताया होगा कि 1 रुपया सेल इंक्रीज करने के लिए कितने % वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना है। हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे और जितनी सेल का टारगेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल पता चल जाएगा। डन जी। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल पता चल गया, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? प्रॉफिट रिटेन कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट रिटेन कैलकुलेट करने के बाद फिर स्टेप नंबर 3 में डिफरेंस कर देंगे। लेकिन मुझे एक सवाल की समझ नहीं आई, एक चीज की। प्रॉफिट रिटेन में टोटल सेल यूज हो रही है, मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि सारी के सारी सेल्स का प्रॉफिट आएगा इस साल में। लेकिन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करने के लिए टोटल सेल नहीं, एडिशनल सेल यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल एडिशनल सेल के लिए चाहिए। जो करंट सेल हो गई है, हो रही है, जो करंट
उसका वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी है, वर्किंग कैपिटल है तो सेल हो रही है ना, तो ये एडिशनल सेल और टोटल सेल ध्यान में रखना है, कहाँ पे एडिशनल सेल यूज हो रही है, कहाँ पे टोटल सेल। क्लियर? अब आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, चैलेंजिंग इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद नहीं करवा रहा, पहले आपको टाइम दे रहा हूँ, देखते हैं आप इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, कह रहा है वसीम लिमिटेड। अच्छा पहले ना क्वेश्चन को समझिए, स्टेटमेंट हालांकि कैलकुलेशन में यूज नहीं होगी लेकिन आपको तरीकाकार समझ आएगा। कह रहा है वसीम लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यह है सीफैब लेवल का बीएफडी का क्वेश्चन, बीएफडी लेवल दो विंटर दो, तो इसीलिए थोड़ा सा लेटेस्ट नहीं है, इसको हो गया 15-20 साल। हाँ तो लेकिन थोड़ा सा इसलिए शायद मुश्किल होगा आपको, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे। वसीम लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसका तो हमारे क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन याद रखें फाइनेंस वाले पोर्शन में ना नेचर ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता फाइनेंस में, लेकिन मैनेजेरियल पोर्शन में नेचर ऑफ बिजनेस का हमारी केस स्टडी पे इफेक्ट होगा, ये जहन में रखिएगा। इसमें नहीं है, फाइनेंस का क्वेश्चन है, इसमें नेचर ऑफ बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स मैनेजमेंट इज इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द सेल्स प्लान फॉर द नेक्स्ट। क्या करना चाह रहे हैं? नेक्स्ट ईयर का सेल्स प्लान बनाना चाह रहे हैं। द सेल्स डायरेक्टर इज ऑफ द व्यू दैट मेन हर्डल इन इंक्रीजिंग द सेल इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। ये लाइन समझ आई? फाइनेंस सेल्स डायरेक्टर ने क्या कहा, सेल्स बढ़ाने का तो हम बढ़ा लें, लेकिन सेल्स बढ़ाने के लिए फाइनेंस चाहिए, वो बहुत बड़ी रुकावट है सेल्स को बढ़ाने में फाइनेंस। इसका मतलब फाइनेंस दे दो हमें, हम सेल्स बढ़ा लेंगे। आसान अल्फाज में क्या कह रहा है, सेल्स बढ़ाने के लिए फाइनेंस की जरूरत है। बात समझ आ रही है उसकी? सेल्स बढ़ाने के लिए फाइनेंस की जरूरत है। कह रहा है समराइज बैलेंस शीट एज ऑफ नवंबर 30 2008 जो गुजर गया इज शोन बिलो। फिक्स एसेट कितने हैं? 950 मिलियन। करंट एसेट कितने हैं? दोनों मिला के कितने हो गए? 916 से, ठीक है। लायबिलिटीज एंड इक्विटीज, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, दोनों मिला के कितने? लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट लायबिलिटीज। और आपको पता है अकाउंटेंट सबसे पहले क्या करता है? टैली करने की कोशिश करता है, टैली है कि नहीं। एग्जाम में आगे टैली होगी लेकिन फिर भी एक दफा दिल अंदर से आवाज आती है टैली करके देखो होती है कि नहीं, तो कर ले, टाइम से आया, कोई हर्ज नहीं। ये आ गया। अच्छा आपको एक मुश्किल सवाल पूछूं, डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? डेट इक्विटी रेशियो पता है आपको क्या होती है? क्या होती है? डेट इक्विटी का मतलब डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी के लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो बताइए इसकी डेट इक्विटी रेशियो क्या है? डेट इक्विटी रेशियो 66.4। अच्छा कितनी मुश्किल कैलकुलेशन करते हैं। मेरे से अगर कोई पूछता डेट इक्विटी रेशियो क्या है, मैं कहता 465 डिवाइडेड बाय 700। नहीं ये डेट इक्विटी रेशियो नहीं है क्या? हाँ नहीं, आपने कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर दिया है। भाई मुझे क्या है, मुझे ये बताइए, खुद बताइए, हर छोटे छोटे स्टेप पे कैलकुलेशन करके आगे चलना बेहतर है कि पहले फिगर एज इट इज यूज कर लें, एंड पे आखिरी में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मुझे तो ये बेहतर लगता है कि एज इट इज फिगर पुट करते जाएं, आखिरी जो कैलकुलेशन आएगी ना वो कैलकुलेटर से कर लें। स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। ये रेशो भी आपकी 100% करेक्ट है, वो जो 0 पॉइंट समथिंग जितनी भी बताइए। लेकिन मुझे बताइए, अगर कोई मुझसे पूछे डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो क्या? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अगर मैं कहता हूं डेट इक्विटी रेशियो 465 डिवाइडेड बाय 700, नहीं क्या गलत है ये? अच्छा मुझे एक कंसेप्ट प्रैक्टिस में ना याद आ गया, कहीं तो थोड़ा टाइम ज़ाया कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? बैंक जाना है, कोई बात नहीं, मैंने भी जाना है, इधर नहीं बैठेगा। बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते थे ना जब, तो बैंक ने ना एक रेशियो मेंटेन की होती थी। वो कहता था नए प्रोजेक्ट के लिए, आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ा है
कि आप नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनसे फाइनेंसिंग करवा सकते हैं, बैंक भी करवाते हैं, करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बैंक ना अजीब, बैंक की एक प्रैक्टिस थी बड़ी अजीब। अगर आपके पास बेहतरीन आइडिया भी है ना, कोई बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, बैंक कहता है अगर 1 करोड़ चाहिए इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए, बैंक कहता है मैं 1 करोड़ नहीं दूंगा, चाहे आप उसको 1 करोड़ की सिक्योरिटीज क्यों ना दे दें, 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी क्यों ना दे दें। बैंक कहता है सिक्योरिटी अवेलेबल है कि नहीं, वो एक अलग कंसेप्ट है, मैं आपको 100% फाइनेंसिंग मैं नहीं करूंगा, कुछ पैसे आपके भी डलवाऊंगा। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। हाँ जी, अपने पैसे जब पड़े होते ना, दुख ज्यादा होता है, इंसान फैसला करने से पहले 2 दफा। तो अक्सर बैंक्स की जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है प्रैक्टिस चेंज होगी, डिफरेंट हो परसेंटेज। उस वक्त हुआ था मैक्सिमम बैंक कहता था न्यू प्रोजेक्ट में ना हम 70% लगाएंगे और 30% इक्विटी फाइनेंस होगा, 70% ताकि बैलेंस रहे। क्या ये बैंक की प्रैक्टिस अच्छी है? अच्छी है, बट ठीक है, शाबाश। तो अगर कभी आपको, मुझे अब ये बताइए कि फर्ज कीजिए कि एडिशनल सेल इंक्रीज करने के लिए आपको 10 मिलियन रुपीस की जरूरत पड़ी, ठीक है, उनमें से 4 मिलियन आपने इंटरनल सोर्सेस से अरेंज कर दिया, बैंक के पास कितने पैसे लेने के लिए जाएंगे? 6 मिलियन। क्या बैंक ये देखेगा कि 6 मिलियन मैं डाल रहा हूं, आपके अपने पैसे कितने डाल रहे हैं? बिल्कुल। हमारा सेल्स डायरेक्टर पता है क्या कहेगा? हमारा सेल्स डायरेक्टर कहेगा ओए जितने पैसे आ जाए उतने थोड़े हैं, सेल्स जितनी मर्जी बढ़ा लेंगे, हमें फाइनेंस चाहिए। ऐसा करो, तुम बैंक से कहो कि हमें 6 की बजाय 20 मिलियन पैसे दे दे, हम 20 मिलियन में ही नई दुकान, नई इन्वेंट्री लगा के सेल कर लें। क्या बैंक इतना फाइनेंस दे देगा? बैंक अपनी कैलकुलेशन करेगा, कहेगा मैं देखता हूं आपको कितना पैसा, इधर से आप इक्विटी डालते रहें, इधर से मैं डेट डालता रहूंगा, ताकि डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन। बताइए, बैंक को फाइनेंसिंग देते हुए डेट इक्विटी रेशियो इस पूरे चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट बता रहा हूं। बैंक के पास अगर हम लोन लेने के लिए जाएं, एक ऑप्शन तो अच्छा, सबसे अच्छी ऑप्शन क्या है? हम लोन ले ही ना, हम अपने इंटरनल सोर्सेस से देखें। हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जीरो भी हो ना, स्टिल ग्रोथ हो सकती है। ये हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ लिया था कि आप जितना प्रॉफिट है ना, अगर आप सारे का सारा घर लेके ना जाए, रिटेन करते रहें, तो ग्रोथ उससे भी हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आ जाए तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो क्या बैंक, एक ऑप्शन तो यार लोन ले ही ना, वो भी ठीक है, ग्रोथ थोड़ी होगी पर होगी जरूर। दूसरी ऑप्शन यह लोन ले, लोन ले तो क्या बैंक आपको जो पैसे मांगेंगे मुंह मांगे पैसे दे देगा कि डेट इक्विटी रेशियो को देख के पैसे देगा? इस बात पे आपने कायम रहना है। अब आ जाएं वापस, ये बैलेंस शीट आ गई हमारे पास, डेट इक्विटी रेशियो यूं ही मेरे दिल में आया, मैंने कैलकुलेट करवा लिया आपसे, आपने माइंड तो नहीं किया, शाबाश। अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या है जरा देखते हैं। कह रहा है इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द कंपनीज पास्ट रिकॉर्ड दैट एनी इंक्रीज इन सेल requires an investment of 140% of additional sales amount। अच्छा, एडिशनल का लफ्ज क्यों बोला मुझे ये बताएं? क्योंकि एग्जिस्टिंग का तो वर्किंग कैपिटल मौजूद है, एग्जिस्टिंग का वर्किंग कैपिटल मौजूद है, जो सेल्स बढ़ाना चाहते हैं उसी के लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। Any increase in sales require investment of 140% of additional sale amount in inventories and accounts receivable। यानी कह रहे हैं मैंने इन्वेंट्री और अकाउंट्स रिसीवेबल का टोटल करके 140% कर दिया है, शायद इसमें 80% इन्वेंट्री हो या और 60% रिसीवेबल हो, या इसमें 100% इन्वेंट्री हो या 40% रिसीवेबल हो, या शायद इसमें 110% इन्वेंट्री हो 30% रिसीवेबल हो। क्या इससे फर्क पड़ता है? ऐड ही होना अल्टीमेटली। हमने कहा ठीक है, तूने ऐड करके दे दिया, अच्छी बात है, हमने भी ऐड ही करना था।
फिर कहा फर्दर अकाउंट्स पेबल ऑफ द कंपनी आल्सो इंक्रीज बाय 25% ऑफ एडिशनल सेल अमाउंट। यानी एडिशनल, अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, कह रहा है सेल बढ़ने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। पास्ट रिकॉर्ड ये बताता है कि जितनी सेल इंक्रीज कर रहे हो 140% रिसीवेबल और इन्वेंट्री बढ़ेगी और 25% क्रेडिटर बढ़ेंगे। क्या नेट कर सकते हैं क्या नहीं? तो नेट कर देना। लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन दी है, इसको समराइज करें। पता है क्या कह रहा है कि जितनी सेल्स बढ़ानी है ना, आपको वर्किंग कैपिटल 115% से बढ़ाना पड़ेगा। 100 रुपए से सेल बढ़ानी है, वर्किंग कैपिटल कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 115 से। ये समझ रहे हैं? चलिए, ये पहला इतना सबसे लंबा पैराग्राफ के क्या सामने आया, इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है कि सेल्स को बढ़ाने के लिए 115%, आपको 115 में इसलिए बोलता है कि बाजू का स्टूडेंट कहता है 115 बोला सर कि 50 बोला। इंग्लिश में होता है ना एन एंड पे जोर ना दे तो लगता है 50 है, तो इसलिए 115%। बिल्कुल ठीक है। कैसे आया 115? 140 माइनस 20, 100। तो आइंदा नेट कर लिया करेंगे। अच्छा, अगर रिसीवेबल की लादा परसेंटेज दे दे, डेटर्स की लादा दे दे, क्रेडिटर्स की लादा दे दे, फिर भी उसको ऐड करके लेस भी कर लिया करेंगे। फिर से पढ़ें क्या कह रहा है, फिर से मैं तसल्ली करना चाहता हूं। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द कंपनीज पास्ट रिकॉर्ड दैट एनी इंक्रीज इन सेल रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट किस में हो रही है? ये वर्किंग कैपिटल है, इन्वेंट्री भी वर्किंग कैपिटल, डेटर भी वर्किंग कैपिटल है, क्रेडिटर भी वर्किंग कैपिटल है। तो एनी इंक्रीज इन सेल रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अपनी तरफ से लफ्ज ऐड कर रहा हूं। क्यों बोला? क्योंकि डेटर भी वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है, क्रेडिटर भी, इन्वेंट्री भी। Any increase in sales requires investment in working capital of 140% of additional sale amount in inventories and accounts receivable और 25% creditor। 140 minus 25 is equal to 115%। डन। आगे चलते हैं। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन पता है क्यों दी है? सोचिए जरा, बता सकते हैं क्यों दी है? गैस करें। ताकि जब हमें वो बताया कि एडिशनल सेल इतनी चाहिए। अच्छा, अगर एग्जिस्टिंग सेल है 100 मिलियन, बढ़ा के 150 करनी है, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? 15 इंटू 1.15। ऐसे ही कैलकुलेशन होगी ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है? करंट सेल ऑफ कंपनीज रुपीज 100 मिलियन वाइल द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 10% ऑफ सेल्स। ये इसने नेट प्रॉफिट रेशियो क्यों दिया है? प्रॉफिट निकालने के लिए। नेट प्रॉफिट रेशियो क्यों दी है? प्रॉफिट निकालने के लिए। फिर कह रहा है इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये क्या है? ये डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% है, तो रिटेंशन रेशियो कितनी है? ये क्यों दी? रिटेन्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। रिटेन्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। भाई कुछ समझ आए? अच्छा, अब कह रहा है समझ आई तो बताइए। कह रहा है एज्यूमिंग दैट यू आर द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट्स हैं। स्टेप नंबर 1 इजी, स्टेप नंबर 2 मॉडरेट, स्टेप नंबर 3 चैलेंजिंग। लेकिन सबसे अहम स्टार्टिंग पॉइंट डोर का सिरा होता है। इजी अगर आपने फार्मूला सही लिख लिया ना, बाकी सिर्फ फार्मूले को में फिगर पुट करने का काम होगा। How much additional finance would be required to achieve 20% increase in sale in the next year? Additional finance कितना required होगा? Additional यानी जितना आपने अब बारो करना है वो कैलकुलेट करें। कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट? मैं सोच रहा हूं, आपने बताना मेरी सोच ठीक है कि गलत है। मैं सोच रहा हूं एडिशनल फाइनेंस चाहिए। स्टेप नंबर 1 मैं देखूंगा अगले साल की सेल्स कितनी है, फिर उसके मुताबिक कैलकुलेट करूंगा वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। फिर देखूंगा कि मैं अगले साल का प्रॉफिट कितना रिटेन्ड होगा, फिर जितना वर्किंग कैपिटल चाहिए प्रॉफिट रिटेन्ड लेस कर दूंगा। ये वो एडिशनल फाइनेंस है जो मुझे बारो करना। भाई सही सोच रहा हूं मैं? चलिए, कितनी देर में ये कैलकुलेशन कर देंगे? फार्मूला लिख के कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी ये काम कीजिए।
फार्मूला लिख के मेरे को कैलकुलेशन चाहिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने फिर इसी फार्मूला को चेंज करना है। पार्ट 2 और 3 के लिए इसी फार्मूला फ्रेश पेज के ऊपर करें, कोशिश करें स्टार्ट, क्योंकि ये चलेगा, पार्ट बी और 3 चलेगा। कोशिश करें, बेहतर है फ्रेश पेज के ऊपर स्टार्ट कीजिए। आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 2-3 नहीं, पूरे 5 मिनट सिर्फ पार्ट ए करने के लिए, और आपका वक्त स्टार्ट होता है अब ऑनलाइन। जी उम्मीद है कैलकुलेशन आपने कर ली होगी। अब इसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बनाई है कि एडिशनल फाइनेंस कितना रिक्वायर्ड था, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट रिटेन। फार्मूला से एग्री करते हैं, जितना वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज चाहिए उसमें से जो इंटरनल सोर्सेज से रिटेन होगा वो माइनस कर दो, बाकी बाहर बारो करने जाओ। एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड से मुराद है वो पैसे जो आपको बारो करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कंपनी के अंदर ही आगे वो फाइनेंस रिक्वायर्ड नहीं है, वो तो कंपनी के अंदर ही है। रिक्वायर्ड कौन सा है, जो बाहर, फाइनेंस रिक्वायर्ड कौन सा है, जो बाहर से मांगना है। तो जो बाहर से कितना, जितना वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज चाहिए माइनस प्रॉफिट रिटेन। अच्छा आप देखिए, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, उसका उसने फार्मूला बताया है। कहता है जितनी सेल इंक्रीज होनी है उसका 115% वर्किंग कैपिटल चाहिए। सेल कितनी इंक्रीज कर रहे हैं, 20% इंक्रीज इन सेल। 20% इंक्रीज इन सेल कितनी होगी, 20% इंक्रीज इन सेल। कह रहा है इस साल की सेल कितनी थी, 1100। तो 1100 का हमें अब मजीद बढ़ा के कितनी करनी है, 20%। तो जितनी सेल आएगी, कितनी सेल है 1100 का 20% कितना बढ़ाना है, 220। क्या वर्किंग सेल इतनी बढ़ानी है, क्या वर्किंग कैपिटल भी इतना चाहिए, नहीं नहीं, वर्किंग कैपिटल तो चाहिए इसका 1.15, 115%। ठीक है, तो इसको 115% से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आंसर आता है, 250। ये वो पैसे हैं जो आपको चाहिए सेल्स बढ़ाने के लिए। सेल्स बढ़ाने के लिए इतना वर्किंग कैपिटल चाहिए, एग्रीड। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, देखें, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जितनी टोटल सेल थी पिछले साल की उसको जितना इंक्रीज करना है 20% को आपको पता है कैलकुलेशन में मैं 0.2 लिखा करता हूँ, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ। ठीक है, आप 20% लिखना चाहें मुझे कोई इतराज नहीं। टोटल सेल्स पिछले साल की ये है, इंक्रीज कितने से करनी है, 20% से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक सेल इंक्रीज करने के लिए कितने परसेंट वर्किंग कैपिटल चाहिए, 115%, और मैंने आदतन 1.15 कर दिया। तो इसका जो आंसर आपके पास आना चाहिए यहां से वो क्या होगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 253। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ हमें प्रॉफिट भी तो मिलेगा, रिटेन्ड होगा, वो कितना होगा, माइनस, वो कितना होगा भाई, पिछले साल की जितनी सेल थी इस साल उतनी तो नहीं होगी, उससे बढ़ के कितने परसेंट बढ़ के होगी। तो बताइए इस साल की सेल बढ़ के 20% होगी कि 120% होगी, पिछले साल की भी तो इस साल होनी है और मजीद होनी है। तो इस साल की टोटल सेल्स मैंने 1100 को 20% से मल्टीप्लाई नहीं किया, 120% से किया, यानी 1.2 से। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, आदत है 10% नहीं लिखा, क्या लिखा 0.1, और फिर रिटेंशन रेशियो 80% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब अब हमारे पास इस कमिंग ईयर में कितना प्रॉफिट रिटेन करने जा रहे हैं हम, इंक्रीज टोटल सेल का नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशियो कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 147.4। ये नहीं,
कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया ये? अच्छा, मुझे फिर एक सवाल का जवाब दीजिए। इधर मैंने 20% यूज किया है वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन रिटेन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 120% इंक्रीज किया है। हाँ, इधर एडिशनल की जरूरत है। इधर प्रॉफिट टोटल सेल से आएगा, प्रॉफिट सिर्फ एडिशनल सेल से नहीं आएगा, टोटल से आएगा। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो आपको चाहिए वो सिर्फ एडिशनल सेल के लिए चाहिए, टोटल सेल के लिए नहीं चाहिए। वर्किंग कैपिटल सिर्फ एडिशनल सेल के लिए चाहिए, उधर सिर्फ एडिशनल सेल लिखा, प्रॉफिट टोटल सेल से आएगा। तो रिटेन प्रॉफिट के लिए भाई यहां तक क्लियर है? फार्मूला में कोई प्रॉब्लम? चलिए अब मैं इसको साइड पे कर रहा हूं थोड़ी देर। ये पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट वुड बी द क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझ लिया ना आपका ये चुटकियों में हल। कह रहा है पार्ट बी। पार्ट बी में 1 और 2 दो हैं। पहले सवाल मेरे ज़हन में आया कि मैंने 1 और 2 को अलग अलग सॉल्व करना है कि इकट्ठा ही करना है। मुझे लग रहा है शायद अलग अलग हो, लेकिन पढ़ के देखते हैं। कह रहा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स दैट द कंपनी कैन अचीव इफ पार्ट 1 एक्सटर्नल फाइनेंसेस आर नॉट अवेलेबल और पार्ट 2 इफ एडिशनल फाइनेंसिंग इज लिमिटेड। इसका मतलब है दोनों अलग अलग है, मुझे अलग अलग करना है। अब जरा समझिए कि वो बता क्या रहा है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स दैट द कंपनी कैन अचीव इफ एक्सटर्नल फाइनेंसेस आर नॉट अवेलेबल। इसके साथ लिख लें मतलब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज इक्वल टू 0। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज इक्वल टू, लेकिन क्वेश्चन में सबसे अहम इंफॉर्मेशन जरा मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। उधर अगर मैं आपसे पूछूं पार्ट ए में और बी में क्या फर्क है? ऊपर उसने आपसे अमाउंट कैलकुलेट करवाई है, नीचे बी में आपसे परसेंटेज कैलकुलेट करवा रहा है। देखें, नोट करें, नहीं ना पहले नोट किया था, अब नोट करें। ऊपर क्या कह रहा है? हाउ मच एडिशनल फाइनेंस वुड बी। इसमें एडिशनल फाइनेंस को अंडरलाइन करें, ये आपने रुपीज में कैलकुलेशन करनी है। और बी में क्या कह रहा है? व्हाट वुड बी मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल। ग्रोथ आपको पता है हमेशा परसेंटेज में होती है, ये तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी पढ़ लिया था, ग्रोथ परसेंटेज में होती है, याद है? 5 कॉलम होते थे तो n इज इक्वल टू क्या आता था? 4। शाबाश। लेकिन एक सवाल ऐसा भी था जिसमें 5 डब्बे बने हुए थे। ये ठीक है, गुड। चलें, ये ग्रोथ और एडिशनल फाइनेंस समझ आ गई आपको? यहां पे वो परसेंटेज कैलकुलेट करवाने को कह रहा है। अच्छा, आपका मैथ क्या कहता है? 3 वेरिएबल्स हो, किसी में 2 गिवन हो तो 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर परसेंटेज दी है तो अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर अमाउंट दी है तो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से, परसेंटेज दी है तो, और अगर अमाउंट दी है, अगर आपको सेल इतनी है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, परसेंटेज में ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे। और अगर मैं कहूँ सेल्स इतनी है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, परसेंटेज कैलकुलेट करें। मैथ में क्या करते थे ना, ऊपर फाइनेंस कैलकुलेट करवा रहा था, नीचे परसेंटेज करा। परसेंटेज स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज तो मैंने अब मैं पार्ट B1 करने लगा हूं। कौन सा पार्ट? पहले तो ये ज़हन में आ जाए क्या करने लगा हूं। लेकिन मैंने आपसे कहा था बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा, फार्मूला को नहीं हिलाऊंगा मैं, फार्मूला सेम रहेगा। करना क्या है मुझे? एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड उसने खुद से बता दिया। एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड कितना है? 0। अब मुझे सिर्फ एक चीज चेंज करनी है। बता सकते हैं क्या? इस इक्वेशन में एक चीज पहले नोन थी, अब अननोन है। पहले नोन क्या चीज थी? ग्रोथ रेट 20%। अब वो चीज अननोन है। मुझे सिर्फ फार्मूले में इतना चेंज करना है, नोन फिगर को अननोन बना देना है।
फिर ये वो सवाल हो जाएगा जो पीआरसी का बच्चा आपसे ज्यादा तेजी से कैलकुलेट कर लेगा। भाई समझ रहे हैं क्या करना है? भाई ग्रोथ रेट पहले नोन था 20%, अब अननोन। कैसे पता चला अननोन है? वही तो उसने कहा व्हाट वुड बी द मैक्सिमम ग्रोथ। ग्रोथ ही तो कैलकुलेट करनी है कि कितने % होगी। तो क्या करूं मैं? नोन को अननोन बनाने के लिए क्या करूं मैं? एक्स। शाबाश। तो ग्रोथ मेरी क्या हो गई? एक्स। तो इसको मैं क्या करूंगा? इसको मिटा के मैं लिख दूंगा एक्स। हाँ तो नहीं, क्या मतलब? क्या लिखो? अच्छा ये छोटा लिखा, ठीक है ठीक है ठीक। एक्स ऐसे कह रहे हैं, ये नहीं तो वो क्या था, ये क्या होता है? ये लेकिन यहां क्या लिखूं? यहां भी एक्स लिखूं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है 1.2x लिखो? कितनों का ख्याल है 1 + x लिखो? 1 + x। शाबाश। ये सबसे पहले कौन बोला था 1 + x? शाबाश शाबाश। नहीं नहीं 1 प्लस ये छोटा x बाई की फरमाइश। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहले मुझे बताइए वर्किंग समझ आई ना क्या गया? भाई जो जो उसने इंफॉर्मेशन दी वो हमने इंक्लूड कर ली, जो नहीं दी x कर लिया, जो दी 0 वो 0 कर ली, जो उसने कहा कि कैलकुलेट करो हमने कहा ये लो x है। कितना टाइम चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 0। चलिए जी, टाइम आपको दे रहा हूं पूरे 5 मिनट। आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी कैलकुलेट कीजिए, पास कीजिए जी। उम्मीद है आपने कैलकुलेशन कर ली होगी। तो इसको करते हैं सॉल्व। ये क्या है कि ये 0 क्यों लिखा उसने? ये ना इसको पढ़ के समझना सीखे, क्योंकि अगर वो कल को कहता कि 100 मिलियन एक्सटर्नल फाइनेंस इज अवेलेबल, तो फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? 100 मिलियन। वो कहता है 200 मिलियन एक्सटर्नल फाइनेंस इज अवेलेबल, क्योंकि हो सकता है अगले पार्ट में कह दे कि कुछ फाइनेंस अवेलेबल है। तो सिंपल, अगर उसने कहा नो फाइनेंस अवेलेबल 0, अगर कहता है 10 फाइनेंस अवेलेबल 10, अगर कहता है 50 अवेलेबल 50, सिंपल इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेशन करें कितना आया? मैं खुद भी कैलकुलेशन कर लेता हूं। ये आया 1100 इंटू 1.15, 1265x, 1265x। ये याद रखें ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, और माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दें, अभी कर देते हैं। आप ऐसे ये वाली ब्रैकेट डाल देगा। 1100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 88 के साथ ब्रैकेट में 88 प्लस 88x, यही आता है 88 प्लस 88x। कोई प्रॉब्लम? ये इंक्रीज, ये है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये है प्रॉफिट रिटेन्ड। अब ये ब्रैकेट में आपको पता ही आगे ओपन करें ब्रैकेट, ये माइनस 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 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने का असूल यही होता है ना, साइन चेंज हो जाते हैं। ये आ जाएगा 1265x माइनस 65x माइनस 88 माइनस 88x। ये 88 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1265 माइनस 88 1177x, और ये डिवाइड करके हो जाएगा, हाँ 7.48%, 7.47666355 ऐसे ही है जी। यानी हो गया 7.48% कर लेते हैं राउंड ऑफ, 7.48%। नहीं डायरेक्ट तो नहीं लिखा। हाँ 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 डायरेक्ट भी कर, एक दफा ये यहां तक आपको फार्मूला लिखना है, इसके बाद आगे डायरेक्ट लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्योंकि आपको पता चले उसमें बैकएंड में देखें, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन शो करना लाजमी नहीं, लेकिन फार्मूला लिखना लाजमी है। उसे पता एक दफा आपने फार्मूला लिख दिया ना, उसके बाद आपको डायरेक्ट करने की इजाजत है। यानी यहां तक मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन असल में उस्ताद के पास ना गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दूंगा तो आपके जहन में वो बिल्ड हो जानी है। तो इसलिए मैं जरा थोड़ा सा मुहतात खेलता हूँ, स्टेप एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। डायरेक्ट भी मैं अगर घर में बैठ के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, डायरेक्ट मैं भी डायरेक्ट कर रहा होता हूँ। फार्मूला लिखना जरूरी है, ये फार्मूला लिखना और ये फिगर एक बार बस, इसके बाद चाहे सारा डायरेक्ट कर दे। 7.48% पे पहुंच गए। चले, अब ये है हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और ये है बाद में आगे। तो आगे हमने इकट्ठा करके सॉल्व कर दिया ना, अलहदा अलहदा यहां तक था। ये फिगर क्या है 1265x इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और जो 88 प्लस 88x है वो क्या है प्रॉफिट। अब जरा देखते हैं B2 को समझते हैं, पहले समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। व्हाट वी, अच्छा ये इसके साथ यही वाली स्टेटमेंट चलेगी, ऐसे ही है ना। What would be the maximum growth in sales that the company can achieve if the additional financing is limited? Additional financing है, इसका मतलब additional financing। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट गैस कर सकता है ग्रोथ रेट के बारे में? गैस लगा सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगी? अमाउंट नहीं पूछ रहा, परसेंटेज। क्या इंक्रीज 1 की निस्बत 2 में ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? हाँ शाबा, इंक्रीज होगी, क्योंकि एडिशनल फाइनेंस जितना डालते जाएंगे सेल्स उतनी बढ़ती जाएगी। एडिशनल फाइनेंस का मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ता जाएगा, वर्किंग कैपिटल जितना बढ़ता जाएगा सेल्स, तो कॉमन सेंस। तो इसका मतलब है डायरेक्ट, अगर मेरा आंसर पिछले की निस्बत ज्यादा आया ना तो इसका मतलब इंडिकेशन मिल जाएगी, कंफर्म नहीं है, इंडिकेशन सही है। मैंने बताया था फाइनेंस में हम बैलेंस शीट की तरह डेबिट क्रेडिट एग्जैक्ट नहीं अंदाजा लगा सकते क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन हमें मिल जाती है वो, अगर कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना कि एडिशनल फाइनेंस ऐड करने से ग्रोथ सेल बढ़ती है, तो आपको पता होगा कि 2 में आंसर 1 से ज्यादा आएगा। अब आगे चलते हैं। एडिशनल फाइनेंस है जरूर 2 में, लेकिन कितना है उसने अमाउंट में नहीं बताया। उसने कहा एडिशनल, हाँ रेशियो में बताया। और किस रेशियो में बताया? डेट इक्विटी रेशियो में बताया। और डेट इक्विटी रेशियो आपने खुद बताया था मुझे स्टार्ट 66.4 465 डिवाइडेड बाय 700, यही वही 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 एक ही बात। द एडिशनल फाइनेंसिंग है जरूर, लेकिन कितनी है? इज लिमिटेड टू अमाउंट विच विल मेंटेन एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो। एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो के मुताबिक है। एडिशनल फाइनेंस है जरूर, इधर कुछ ना कुछ चीज आएगी जरूर। एडिशनल फाइनेंस में कुछ ना कुछ चीज आएगी जरूर, लेकिन वो चीज कितनी होगी? वो चीज कितनी होगी? डेट इक्विटी के मुताबिक, डेट इक्विटी के मुताबिक। क्लियर? इसका मतलब है बैंक कह रहा है भैया मैं तेरे को लोन जरूर दूंगा, फिक्र ना कर, मेरे पास आए हो तेरे को लोन जरूर दूंगा, लेकिन जितनी डेट इक्विटी तुम्हारी अभी रेशियो है ना उसके मुताबिक, जितना तुम्हारा पैसा उसी लिहाज से मेरा पैसा, जितना तुम्हारा पैसा उसी लिहाज से मेरा। अच्छा सोच के बताएं, मेरा ख्याल ये है कि हमने मजीद शेयर कैपिटल तो इशू किया ही नहीं क्वेश्चन में, तो इसमें हमारा इक्विटी तो 0 है। अच्छा प्रॉफिट भी इक्विटी का हिस्सा होता है। अच्छा इसका मतलब है जो वो कह रहा है कि मैं आपको एडिशनल फाइनेंस दूंगा जरूर, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो के मुताबिक। तो चूंकि डेट इक्विटी रेशियो में हमारी इक्विटी बढ़ रही है इस साल, तो उस लिहाज से हमें फाइनेंसिंग मिलेगी। क्या इस साल हमारी इक्विटी बढ़ रही है? क्योंकि जितनी इक्विटी बढ़ी ना बैंक वाले ने उसी लिहाज से फाइनेंसिंग करनी है, समझ रहे हैं? तो क्या हमारी इस साल इक्विटी बढ़ रही है? कैसे बढ़ रही है इक्विटी? पहले बताएं, इस बात पे एग्री करते हैं कि बैंक वाले ने हमें मायूस नहीं किया। बैंक वाले ने कहा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड अवेलेबल है। हमने कहा कितनी? उसने कहा जितनी डेट इक्विटी रेशियो के, जितनी तुम्हारी इक्विटी उतना मेरा, उस हिसाब से डेट, उतना डेट नहीं, बराबर का नहीं, जितनी तुम्हारी इक्विटी उस हिसाब पर डेट इक्विटी के हिसाब से डेट। हमारी इक्विटी कितनी है ये बताएं?
इक्विटी इज इक्वल टू रिटेन्ड प्रॉफिट। फ्रेश कैपिटल तो क्वेश्चन में कहीं इश्यू हुआ ही नहीं, एग्री करते हैं। बस जिसको ये समझ आ गई ना कि इक्विटी इज इक्वल टू रिटेन्ड प्रॉफिट, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन कैसे खत्म? कि भाई देखें, बेसिक फार्मूला तो सेम रहेगा, इसमें भी हमने ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है इसमें भी हम एक्स वाले फार्मूला के साथ चलेंगे। इसमें भी किसके साथ चलेंगे? एक्स वाले फार्मूला के साथ चलेंगे। फर्क क्या है सिर्फ कि अब की बार इधर जीरो नहीं आएगा, अमाउंट आएगी। और वो अमाउंट क्या होगी? वो होगी हमारे इक्विटी प्रॉफिट रिटेन्ड का डेट इक्विटी रेशियो। यानी प्रॉफिट रिटेन्ड, प्रॉफिट इधर क्या आएगा? प्रॉफिट रिटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय डेट इक्विटी रेशियो। क्योंकि बैंक वाले ने कहा है मैं फाइनेंसिंग दूंगा, लेकिन उसने हमें अमाउंट नहीं बताई कितनी फाइनेंसिंग देगा, उसने रेशियो बता दी कि मैं तुम्हारी डेट इक्विटी रेशियो के लिहाज से फाइनेंसिंग दूंगा। इसका मतलब है डेट इक्विटी रेशियो इस साइड पे आएगी ना, एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड में जितना एडिशनल फाइनेंस मिलना है उधर ही आएगी डेट इक्विटी रेशियो। तो रेशियो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्विटी कहां से आएगी? इक्विटी क्या है? प्रॉफिट रिटेन्ड। भाई समझ आ रहा है कि नहीं? यानी इसका मतलब है एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो में के हिसाब से जितनी हमारी इक्विटी बढ़ती जाएगी, बैंक उतना हमें बोरिंग बढ़ाता जाएगा। इधर से हमारी इक्विटी बढ़ेगी, उधर से बैंक बोरिंग बढ़ाता जाएगा। तो इसका मतलब है हमारी इक्विटी कितने से बढ़ रही है? प्रॉफिट रिटेन्ड से। इक्विटी हमारी कितने से बढ़ रही है? प्रॉफिट रिटेन्ड से बढ़ रही है ना इक्विटी। तो इसका मतलब हमने क्या करना है? इस सारे फार्मूले को एज इट इज नीचे पुट कर देना है, कुछ भी नहीं करना। देखते जाए, कुछ भी नहीं कर। क्या करना है भाई? इधर भी ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी थी 1 में, 2 में भी ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी थी। फर्क क्या है? सिर्फ 1 में उसने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग 0 की है, 2 में उसने कहा है मैं डेट इक्विटी के हिसाब से दूंगा। तो 2 फार्मूला सेम आएगा। अब की बार एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में 0 की बजाय हमने डेट इक्विटी रेशियो पुट कर देनी है, कुछ नहीं करना। समझ रहे? तो यही फार्मूला एज इट इज नीचे आ गया। अब ये देखिएगा, यही फार्मूला एज इट इज। क्या कौन सा फार्मूला? कि ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है 1100 इंटू एक्स इंटू 1.15 माइनस 1100 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 0.1 इंटू 0.8। ये क्या है? रिटेन्ड प्रॉफिट यानी इक्विटी। ये क्या है? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब इधर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग या एडिशनल फाइनेंसिंग एक ही बात है। कितनी आएगी? 0 आएगी? नहीं, उसने कहा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है। क्या 100 मिलियन आएगी? अमाउंट तो बताई ही नहीं हुई, फिर क्या बताया है? डेट इक्विटी रेशियो। यानी जितनी हमारी इक्विटी उसका डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से बैंक देगा। तो इसका मतलब जितनी हमारी इक्विटी उसकी डेट इक्विटी के रेशियो से, उस उतना ही नहीं, जितनी हमारी इक्विटी उतना नहीं, उसका उतना का मतलब होता है बराबर अमाउंट। जितनी हमारी इक्विटी उसकी डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से बैंक देगा। भाई ये समझ आ रहा है? जितनी इक्विटी उतना नहीं, वो तो बराबर बराबर हो जाता। जितनी तो इक्विटी कितनी है? डेट इक्विटी कितनी है भला? डेट 465 डिवाइडेड बाय 700। और इक्विटी कितनी हमारी? ये इक्विटी कितनी हमारी? समझ आ रहा है? यही इक्विटी नहीं है। इक्विटी यही नहीं है। इक्विटी यही नहीं है। प्रॉफिट रिटेन्ड इक्विटी नहीं होता क्या? भाई इक्विटी में 2 ही चीजें आती हैं, यहाँ आपका शेयर कैपिटल, यहाँ रिजर्व। शेयर कैपिटल इस क्वेश्चन में है ही नहीं, इशू ही नहीं हुआ, नया इशू नहीं हुआ इस साल। आपकी इक्विटी इंक्रीज हुई है शेयर कैपिटल की वजह से नहीं हुई, प्रॉफिट की वजह से हुई है, रिटेन्ड प्रॉफिट की वजह से। तो ये रिटेन्ड प्रॉफिट आपकी इक्विटी आ गई इधर, और बैंक ने कहा था मैं इसके बराबर नहीं दूंगा,
इसकी डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से पैसे दूंगा, तो पैसे तुम डालो, कुछ पैसे मैं डालता हूं। तो इसका मतलब यहां पे हमने जो हमारा इक्विटी है वो कितनी है, 1100 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 0.1 इंटू 0.8। ये वाला हिस्सा आपकी इक्विटी है और ये है डेट इक्विटी रेशो, और ये पूरा बैंक ने कहा मैं फाइनेंस करूंगा। बैंक ने कहा जितनी तुम्हारी इक्विटी होगी उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनेट मैं तुम्हें फाइनेंसिंग करूंगा। तो हमारी फाइनेंसिंग कितनी हुई, कितनी हुई, एक्सटर्नल बैंक अब कितना हमें लोन देगा, जितनी हमारी रिटेन्ड अर्निंग होगी यानी इक्विटी उतना लोन देगा नहीं, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या, डेट इक्विटी रेशियो। ये समझ आया कि नहीं आया? बाकी पीआरसी वाला काम है, बाकी कोई काम पीआरसी वाला काम। हाँ, आप चाहते, मैं अगर चाहता तो इसकी ये फिगर भी यूज कर सकता था यहाँ पे 11, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ इधर, तो ये सारा लिखने के बजाय इसको भी, लेकिन मैं कंसेप्ट आपको बताना चाहता था कि फार्मूला सेम है, वरना आप ये ना कहते सर ऊपर ये देखे, एक नजर दिखने में आपको लगता है पता नहीं क्या चीजें मिक्स हो रही हैं सारी, लेकिन है सब अलग अलग। ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये क्या है, इसमें सिर्फ ये चीज आपके लिए नहीं थी, ये पहले में 0 था, अब बैंक ने क्या कहा कि मैं फाइनेंसिंग करूंगा जरूर, इसका मतलब इधर कुछ ना कुछ जरूर आना था। जब बैंक ने बोल दिया ना फाइनेंसिंग करूंगा, इधर कुछ ना कुछ जरूर आना था, लेकिन उसने क्या, किस हिसाब से, जितना तुम पैसे डालोगे प्रोपोर्शनेटली मैं डालूंगा। तो हमने कितना पैसा डाला, ये, अब बैंक प्रोपोर्शनेटली कितना पैसा डाल रहा है, 66%। ठीक है भाई, कुछ समझ आया? अब इसमें जरा सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू क्या आती है, 13.09%। और अब आप खुद देखें, फाइनेंसिंग जब हमारे पास आई बड़ी, पहले 7.48% थी, अब ग्रोथ कितनी होगी, क्योंकि बैंक ने पैसा डाला, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। इन शॉर्ट, अगर फाइनेंसिंग कुछ जो हमारी करेंगे, कुछ भी फाइनेंसिंग नहीं करते, सेम मेंटेन, इंटरनल होगी 7.48, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होगी, कुछ समझ आया इसका? ठीक है, कंसेप्ट अहम है, इसमें कैलकुलेशन का नंबर दूसरा है, पहला नंबर कंसेप्ट का है। कंसेप्ट समझ आया? अच्छा, फिर से बताइए कि जब उसने कहा इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, तीनों में हमारा ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट, ठीक है। ए और बी में फर्क क्या था, ए में उसने ग्रोथ रेट हमें खुद दिया था और हमने एडिशनल फाइनेंस कैलकुलेट किया था। ए में क्या किया था, ग्रोथ रेट 20% उसने दिया था, हमने इस एडिशनल फाइनेंस को कैलकुलेट किया था। B1 में क्या हुआ, उसने एडिशनल फाइनेंस 0 किया और कहा ग्रोथ रेट कैलकुलेट करो। B2 में क्या किया, उसने एडिशनल फाइनेंस दिया लेकिन फार्मूला की शक्ल में और कहा ग्रोथ रेट कैलकुलेट करो। ठीक है, हमने फार्मूला की शक्ल। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे मुश्किल चीज जो होती है ना, वो ये समझना है कि बैंक ने जो हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बोला है ना, वो सिंगल अमाउंट नहीं दी, वो उसने प्रोपोर्शनेट दिया है। उसके लिए हमारा जो रिटेन्ड प्रॉफिट होगा उसे डेट इक्विटी से मल्टीप्लाई करना है। कुछ समझ आई? अच्छा, जब घर जाएंगे ना 4 घंटे बाद, ये पूरा क्वेश्चन वॉश हो चुका होगा आपके जहन से, पक्का है ये, और फार्मूला भी शायद ही आपके जहन में हो, शायद ही, तो परेशान नहीं होना आपने। दोबारा से फार्मूला याद कर लिया ना, बाकी सारी कैलकुलेशन भूल जाए, कोई मसला नहीं है। जो फार्मूला ना, एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट रिटेन्ड, ये नहीं भूलना। देखिए 3 लफ्ज हैं, बाकी सारी चीजें भूल जाए, मुझे परेशानी नहीं है। वो जैसे क्वेश्चन सामने आएगा, फार्मूला आएगा, आप टिक टिक करते जाएंगे। डोर का सिरा नहीं भूलना,
सिरा क्या, सिरा पकड़ लिया एक दफा आपने, क्वेश्चन खुद आपको चलाएगा, तो ये याद रखेंगे। बस ठीक है। अब आपकी होम असाइनमेंट 2 क्वेश्चन है, मैंने ऑफिशियल असाइनमेंट में 1 क्वेश्चन दिया है, कल टेस्ट है, कोई बात नहीं, इसमें करनी है असाइनमेंट करनी है। एक ये क्वेश्चन करना है दोबारा, फिर इसके बाद वॉल्यूम 2 आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो असाइनमेंट में मैंने लिखा हुआ है, वो आपने करना है। ये 2 क्वेश्चन आपके सिर्फ, बाकी फिर आप इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसकी प्रैक्टिस करनी है आप करें बेतहाशा है। कितने मैं भी शेयर करता हूँ, अभी 15-20 मिनट में चला गया। चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। हाँ बुक इंशाल्लाह जल्दी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।